हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव साइंस ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लाइव साइंस ट्यूटोरियल्स में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मिनरल न्यूट्रिशन या खनिज पोषण के कुछ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि आपके व्याख्याता जीव विज्ञान और सीजी सेट लाइफ साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप चाहे छत्तीसगढ़ में लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहे हैं या एनवीएस, केवीएस, एकलव्य स्कूल या दिल्ली डी ट्रिपल एस बी, राजस्थान एमपी पीजीटी, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको, क्योंकि यहां पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करवाते हैं। और साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस के आगे आपके एग्जाम्स में आने की संभावना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इस लेक्चर के थ्रू पता कर सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व कराया जाता है। और दूसरी बात ये कि आपको सिर्फ एमसीक्यू को ऐसे टिक नहीं कराया जाएगा, हर एक एमसीक्यू में आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, लॉजिक के साथ आपको यहां पर एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा, ताकि क्वेश्चंस के साथ साथ आपके थ्योरी की भी तैयारी हो जाए। तो इस लेक्चर से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये चैप्टर अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ा है, तो भी यहां पर आपको इस एमसीक्यू सीरीज के थ्रू आपको सारा चैप्टर समझ आने वाला है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। एक बार इस सेशन को बहुत प्यार से और ध्यान लगा के देखने की कोशिश करें। आराम से आपको सारे क्वेश्चंस, और क्योंकि ये क्वेश्चंस ये जो चैप्टर है थोड़ा सा रटने वाला है, तो आपको थोड़ा सा अपना जो रिकॉल मतलब आपका जो रिकॉल कैपेसिटी है, रिकॉलिंग कैपेसिटी है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। याद करने के ट्रिक्स भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ओके, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। कुछ 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 50 एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं हर एक चैप्टर का, लेकिन 30-20 30-20 करके। आज का ये जो लेक्चर है रिकॉर्डेड फॉर्म पे मिल रहा है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज रहेगा, वो इसी चैप्टर का रहेगा। 20 क्वेश्चन, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे उसका हम लाइव करेंगे। और आगे आने वाले सभी एमसीक्यू सीरीज आपको लाइव मिलेंगे इसी चैनल में, शाम के 7, 8 या 9 बजे। आप कमेंट करके बताओ कि किस समय शाम के इवनिंग के टाइम पे आपको लाइव आना है, मतलब कि आपको किस समय लाइव में बैठकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कितने समय में मुझे यहाँ पर लाइव आना है। ठीक है, अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में हमारे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े ही हुए हैं, है ना। तो शाम के रोज लाइव आएंगे 7, 8, 9 किसी भी एक समय, मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आज का ये लेक्चर तो हम लोग वैसे रिकॉर्डेड फॉर्म पे कर रहे हैं। अगला जो लेक्चर रहेगा, हर एक चैप्टर का 50-50 एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, बेफालतू के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो आप देख सकते हैं लेवल। ठीक है, चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा प्रमोशन, आप स्किप भी कर सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफर है, सुनहरा मौका है कोर्स को ज्वाइन करने का। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स की प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस 5000 रुपीज है, लेकिन अभी 31 दिसंबर तक ये कोर्स आपको मात्र 2500 में मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है। 31 दिसंबर लास्ट डेट रहेगा, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर ले। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज का प्राइस 2000 है। अगर आप कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो मात्र 1000 रुपए में ये टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, जिसमें टोटल 50 टेस्ट है। 100 क्वेश्चन के 50 टेस्ट, मतलब कि यहां पर आपको 5000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन, है ना। और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। आप क्वेश्चंस भी यहाँ पर देख लेना, बाइलिंगुअल ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। हर एक चीज हम लोग यहाँ पर ये इंश्योर करते हैं कि आप चाहे एकदम बेसिक से बेसिक हिंदी मीडियम से भी हैं, तो भी आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इस नंबर पर आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर देना है अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। याद रखेंगे, 31 दिसंबर 2025 तक इन कोर्स की प्राइस मात्र 2500 रुपए में है। ठीक है, ये सीजी सेट
2026 की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए सीजी सेट का कोर्स है। इसका भी प्राइस मात्र 2500 रुपए में मिल रहा है, ऑफर में मिल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है अभी 31 दिसंबर, याद रखेंगे, ठीक है। फटाफट ज्वाइन कर ले, नीचे दिए गए नंबर पर आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है। बेस्ट कोर्स है, कई लोगों ने इस कोर्स को लेकर क्वालिफाई किया एग्जाम। सीजी सेट रैंक 2 भी हमारे इसी कोर्स से ही अपना सीजी सेट क्वालिफाई किया है। रैंक 2, रैंक 7, रैंक 11, बहुत सारे लोग इस कोर्स से, हमारे कोर्स से क्या किए हैं, सीजी सेट क्वालिफाई किए हैं। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी की तैयारी करने वालों के लिए भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इनका भी प्राइस अभी 50% डिस्काउंट में चल रहा है, मात्र 1500 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है। कितने तारीख तक? 31 दिसंबर तक, याद रखेंगे, ठीक है, मात्र 1500 रुपए में। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, है ना। क्या कर रहे हैं हम? मिनरल न्यूट्रिशन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताएंगे, कोई भी दुख दर्द समस्या परेशानी है कमेंट करके बताएंगे, और जो नंबर मैंने दिया है उसमें भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ओके। चलो भाई साहब, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें आएंगी जिसको मैं ट्रिक्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले से ही बता देता हूँ कुछ चीजें, है ना, ध्यान से देखना। देखो, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमने हमारे कोर्स में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जो भी हमारे पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो फ्री लर्नर्स हैं उनको भी मैं बता देता हूं यहां पर, लेकिन आप पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी को बहुत डीप में, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। जो हमारे पेड वाले स्टूडेंट्स को पता भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ट ऑफर चल रहा है, ठीक है। चलो तो देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक तो होता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब आवश्यक खनिज तत्व, ऐसे खनिज तत्व जिनकी जरूरत प्लांट्स को होती ही होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो चीजें वो बाहर से लेता है और उनकी आवश्यकता होती ही होती है। इनकी आवश्यकता कितनी मात्रा में होती है? मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, मतलब कि पौधों के ड्राई वेट का 10 मिलीमोल पर केजी, एक केजी ड्राई वेट में 10 मिलीमोल पर केजी, ये मतलब 10 मिलीमोल से ज्यादा चाहिए रहेगा, क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और अगर हम माइक्रो की बात करेंगे तो लेस देन, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपको याद कैसे रखना है? तो यहाँ पर याद रखने का एक ट्रिक है। क्या याद रखेंगे यहाँ पर? कौन सा पीके का मग, क्या याद रखेंगे? कौन सा पीके का मग, ठीक है, कौन सा पीके का मग। तो इसे आपको याद क्या रखना है? कौन का मतलब क्या? ये देखो, CHON, डायरेक्ट कौन, ठीक है, CHON। उसके बाद फिर सा का लिख दो यहाँ पर S, फिर पीके जैसे का तैसा पीके, और उसके बाद फिर का मतलब CA, और यहाँ पर MG मग। ये 9 एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? टोटल 9 एलिमेंट्स है। ये आपके क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सॉरी, हाँ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। टोटल 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन सॉरी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये टोटल 9 जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे? ट्रिक, देखो ये 9 चीज आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप ट्रिक याद रखोगे तो एक ही बार में लिख लोगे। ट्रिक क्या याद रखना है आपको? कौन सा पीके का मग, कौन सा पीके का मग, है ना। क्या याद रखना है? कौन सा पीके का मग, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट ये टोटल 9 होते हैं, याद रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, अगर हम बात करते हैं किसकी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। किसकी बात करते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। तो ये टोटल होते हैं आपके कितने? ये टोटल होते हैं आपके 8, ठीक है। कितने होते हैं ये? 8 होते हैं। और इनकी मात्रा पौधों में कितनी चाहिए? लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, ठीक है। ड्राई वेट क्या होता है? पौधों से पूरे पानी को जब निकाल लेते हैं तो जो चीज बच जाता है वो है ड्राई वेट, ठीक है। तो 1 केजी ड्राई वेट, पौधे के 1 केजी ड्राई वेट में लेस देन 10 मिलीमोल चाहिए रहता है, क्या? हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, इसका ट्रिक आपको याद रखना है। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल याद रखते थे, तो 21 से 30 तक जो एलिमेंट्स आते थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ऐसे कुछ होता है ना। तो यहां पर आपको याद रखना क्या? मैग्नीज से लेकर आगे याद रखना। क्या याद रखेंगे? मैग्नीज, Mn से लेकर Zn तक,
ठीक है, मैग्नीज में Mn से लेकर Zn तक, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसमें कोबाल्ट को हटा देना है, उसके बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब माइक्रो में आते हैं। और उसके बाद फिर यहां पर आपको याद रखना है क्या, उसके बाद आपको याद रखना है मोबाइल चार्ज, मोबाइल, मोब चार्ज, ऐसा शॉर्टकट में मोबाइल चार्ज। ठीक, तो अब इसमें लिखना आपको क्या है बता देता हूं मैं आपको। यहां पर देखो, Mn, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट नहीं आएगा, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये आ गया मैग्नीज से जिंक तक, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट नहीं आएगा, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, फिर उसके बाद मोबाइल का MO, मोलिब्डेनम, फिर बोरॉन का ये B, और उसके बाद फिर चार्ज में आपको याद रखना क्या, क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन भी जब आप लिखते हैं तो क्लोरीन ऐसे लिखा था ना, CHLORINE, तो ये CH, ये चार्ज इसी से लिखा गया है। ठीक है, तो चार्ज का आपको क्या याद रखना है, क्लोरीन याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, क्लोरीन। अब इसको काउंट करेंगे अगर हम तो 8 ही एलिमेंट्स होंगे, यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 8 होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, टोटल 9 होते हैं। दोनों को मिलाकर इसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 17 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक तत्व हमारे पौधों के लिए कितने होते हैं, बहुत ही ज्यादा आवश्यक तत्व हमारे पौधों के लिए कितने, 17। ठीक है, 9 और 8, 17, 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हमारे पौधों को चाहिए रहता है। ठीक है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो मतलब कि मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, और माइक्रो मतलब क्या, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। ठीक है, याद रखेंगे। मैक्रो की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा, पीके का मग, ट्रिक, CHONSPKCAMG। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैग्नीज से लेकर Zn तक, है ना, जिंक तक, और फिर मोबाइल चार्ज। ये ट्रिक आपको याद रखना है, कभी भी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। बायोलॉजी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन गारंटीड, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। चाहे आप छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां पर बायोलॉजी का सिलेबस है और थोड़े ठीक ठाक लेवल का, ये नहीं कि लैब अटेंडेंट जिसमें 11 12 के क्वेश्चंस या 9 10 के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये नहीं। थोड़े ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस, जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, आपके व्याख्याता का एग्जाम हो गया, सीजी सेट का एग्जाम हो गया, तो उसमें एक क्वेश्चन तो कंफर्म है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, थोड़ा सा लंबा जा सकता है लेक्चर, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें, क्योंकि ट्रिक से आप याद रखोगे चीजों को तो बहुत जल्दी आपको याद होगा और क्वेश्चन कंफर्म बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो, तो एक और चीज याद रखना आपको, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है, पौधों में क्लोरोफिल की कमी और पत्तियां पीली हो जाना। आप देखे होगे पौधों को, पत्तियां पीली हो जाती है ना, तो पत्तियां पीली होने के कारण क्या है, ठीक है, पत्तियों में पीला रंग होने का कारण क्या है, वो पीला हो जाना ही क्या कहलाता है, क्लोरोसिस कहलाता है। ठीक है, तो क्लोरोसिस याद रखेंगे, क्लोरोसिस। ठीक है, पौधों की पत्तियों में पीलापन पड़ जाना। इसमें आपको याद रखना है मॉन्क फिर से मांगे मंजन। क्या याद रखना है इसमें, मॉन्क फिर से मांगे मंजन। ठीक है, ट्रिक याद रखना है, MONK, मॉन्क फिर, ठीक है, MONK, मॉन्क फिर से मांगे मंजन। क्या याद रखना है, मॉन्क फिर से मांगे। ठीक है, मांगे को आप ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, मांगे, क्योंकि ट्रिक लिख रहे हैं ना अभी, तो मांगे और फिर मंजन। ठीक है, इसको आप, ये ट्रिक रहा। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, MO मतलब क्या, मोलिब्डेनम, फिर आपके नाइट्रोजन, फिर आपके पोटेशियम। ठीक है, मॉन्ग से ये हो गया। उसके बाद फिर से मतलब क्या, Fe, आयरन हो गया, और S से मतलब सल्फर, और उसके बाद फिर यहां पर आपके मांगे, Mg, मैग्नीशियम, और फिर Mn का मतलब मन का क्या हुआ, Mn, और Zn। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखेंगे, यहां पर मॉन्क फिर से मांगे मंजन। ठीक है, मॉन्क फिर से मांगे मंजन, ये याद रखेंगे। कभी जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे अगर इस ट्रिक को याद रखते हो तो। गारंटीड है एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है यहां से, तो आप इस ट्रिक से आप इसको क्या करेंगे, याद रख लेंगे। मॉन्क फिर से मांगे मंजन, ये क्लोरोसिस का ट्रिक है, याद रखेंगे। ठीक है, किसका ट्रिक है, क्लोरोसिस का ट्रिक है। पूछा जाएगा
क्लोरोसिस किसकी कमी की वजह से होता है? तो याद रखेंगे मोलिब्डेनम की कमी से हो सकता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक, इन सभी एलिमेंट्स की कमी की वजह से क्या हो सकता है? क्लोरोसिस की बीमारी हो सकती है पौधों में। ठीक है, क्या याद रखेंगे? मोंग फिर से मांगे मंजन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्रोसिस, क्या याद रखेंगे? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? उतक क्षरण या टिश्यू का लॉस होना, लॉस ऑफ टिश्यू। क्या याद रखेंगे? लॉस ऑफ टिश्यू। पौधों में टिश्यू की क्या होना? टिश्यू का लॉस होना, ये क्या कहलाता है? नेक्रोसिस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? नेक्रोसिस। पौधों में उतक का लॉस होना। तो ये किनकी कमी की वजह से होता है? किसकी कमी की वजह से होता है? यहां पर याद रखेंगे कुक का मग। ट्रिक क्या याद रखेंगे? CUK और फिर CA और MG। कुक का मग। क्या याद रखेंगे? कुक का मग। कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, क्या याद रखेंगे? कुक का मग। ये ट्रिक याद रखेंगे। अगर कॉपर है, कॉपर की कमी हो रही है तो क्या हो सकता है? टिश्यू सॉरी नेक्रोसिस हो सकता है। पोटेशियम की कमी है, नेक्रोसिस भी हो सकता है, क्लोरोसिस भी हो सकता है। कैल्शियम तो यहां पर क्या हो सकता है? नेक्रोसिस हो सकता है। फिर मैग्नीशियम तो ये क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दोनों हो सकता है। ठीक है, आपको एक ही चीज तो पूछेगा ना, क्लोरोसिस किसकी कमी की वजह से हो सकता है? इन सभी एलिमेंट्स की कमी से। नेक्रोसिस किसकी कमी से हो सकता है? इन सभी एलिमेंट्स की कमी से। कुक का मग, कुक मतलब खाना बनाने वाले, है ना? तो कुक COO होता है वैसे तो, लेकिन यहां पर आपको हम ट्रिक सिखा रहे हैं ना, तो कुक का मग याद रखेंगे। एक और चीज आता है यहां पर, आपको ध्यान रखना है। क्या एक और चीज? एक तो है क्लोरोसिस, पत्तियों में पीला पड़ जाना। नेक्रोसिस, टिश्यू का क्षय होना। सेल डिवीजन में कमी आना, सेल डिवीजन में गिरावट आना, ये किसकी वजह से? किसकी कमी की वजह से? सेल डिवीजन में क्या आना? गिरावट आना। किसकी वजह से? किसकी कमी की वजह से? किसकी कमी की वजह से? मॉन्क्स याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? MONKS। क्या याद रखेंगे? MONKS। ठीक है, मॉन्क्स। मॉन्क्स मतलब क्या? मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। ठीक है, याद रखेंगे मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, ये मॉन्क्स याद रखना। टिश्यू सॉरी सेल डिवीजन में गिरावट आना, कोशिका विभाजन में गिरावट आना, किसकी वजह से? मॉन्क्स की वजह से। मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहां पर डिले इन फ्लावरिंग, मतलब पुष्पन में देरी होना, फूल खिलने में देरी आना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिले इन फ्लावरिंग, पुष्प खिलने में देरी होना। पौधों में किसकी वजह से पुष्प खिलने में देरी होता है ना? फूल के खिलने में देरी किन की कमी की वजह से होता है? तो यहां पर आप याद रखेंगे मॉन्स, MONS, मॉन्स याद रखना। मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर, इनकी कमी से क्या होता है? फूल खिलने में देरी होती है, मतलब कि फ्लावरिंग में डिले होना। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखो, इतने ही ट्रिक से, अच्छा एक और चीज है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसको लिख लो, मैं वैसे इसको रफ कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक और चीज बता देता हूं आपको। मोबाइल एलिमेंट एक होता है। वैसे तो सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल से हमारे पेड कोर्स में पढ़ चुके हैं, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है 31 दिसंबर। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, तो भाई एक होता है मोबाइल एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है? एक मोबाइल एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, और एक होता है इमोबाइल एलिमेंट। इमोबाइल एलिमेंट, ठीक, एक होता है मोबाइल एलिमेंट, दूसरा है इमोबाइल एलिमेंट। मोबाइल एलिमेंट का मतलब क्या है? कि ये एक जगह से, ऐसे एलिमेंट जो कि पौधों में एक जगह से दूसरे जगह क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ओल्डर लीव्स या पुरानी पत्तियां जो झड़ने वाली हैं, तो पौधा क्या करता है? बहुत स्मार्ट होता है पौधा। ठीक है, पेड़ क्या करते हैं? ट्रीज क्या करते हैं? बहुत स्मार्ट होते हैं। जो पत्ती झड़ने वाली है उसमें से उन एलिमेंट्स को जो पौधों के लिए आवश्यक है, उन एलिमेंट्स को पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में भेज देता है। जैसे ही वो पत्ती ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उस पुरानी वाली पत्तियों से एलिमेंट्स को नई पत्तियों में, जो नया पत्ता बन रहा है उधर साइड भेज देता है। ऐसे एलिमेंट जो पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में जा सकती है, उनको मोबाइल एलिमेंट बोलते हैं। मोबाइल मतलब क्या? मूव कर जाने वाले एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? एग्जाम्पल में आप याद रखना NPK, MgS। ठीक है,
क्या याद रखोगे? एनपीके एमजीएस, एनपीके एमजीएस मोबाइल एलिमेंट क्या याद रखोगे? एनपीके एमजीएस, ठीक है, एनपीके एमजीएस, नाइट्रोजन पोटेशियम, सॉरी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर, ये आप याद रखेंगे मोबाइल एलिमेंट में। और साथ ही साथ इमोबाइल एलिमेंट में आपको याद रखना है कैल्शियम, ठीक है, इमोबाइल एलिमेंट में कैल्शियम याद रखना है। ये इमोबाइल एलिमेंट पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में ट्रांसफर या मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखेंगे ऐसे एलिमेंट जो कि मोबाइल एलिमेंट है, उनकी कमी के सिम्टम्स या डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहां दिखाई देंगे? पुरानी पत्तियों में पहले दिखाई देंगे, क्योंकि पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में मूव कर चुका है, तो उनकी कमी के सिम्टम्स पुरानी पत्तियों में दिखते हैं। और इमोबाइल एलिमेंट के कमी के सिम्टम्स नई पत्तियों में दिखाई देंगे, क्योंकि वो पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में जा नहीं सकते, ठीक है। तो इतनी सारी ट्रिक्स आपको मैं यहां पर बताया हूं, याद रखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन ट्रिक्स से आपके बन जाएंगे, ठीक है। चलो भाई साहब, अब शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चंस की। मैं उम्मीद करूंगा ये ट्रिक्स आपको समझ आया होगा, आपने लिख लिया होगा। लिख लो, लिख के अपने जहां पर पढ़ाई करते हो वहां पर चिपका दो और याद कर लो। गारंटीड एक क्वेश्चन कंफर्म है यहां से, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, वैसे तो लिख दिया हूं, आप लिख लो अपने नोट्स में। देखो अब स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन फटाफट, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। अब फटाफट फटाफट 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा गया है। मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ के समझाने की, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से समझना, है ना। ये देखो, फॉगलैंड सॉल्यूशन इज commonly used in which type of experiment to study mineral requirements of plants, ठीक है। पौधों की खनिज आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए हॉगलैंड विलियन किस प्रकार के प्रयोग में उपयोग किया जाता है? तो बेसिकली हॉगलैंड एक साइंटिस्ट का नाम है, आई थिंक डेनिस, क्या तो नाम था उनका सरनेम है, बोल सकते हैं हॉगलैंड, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट है ना, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है हॉगलैंड। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन तैयार किया। उस सॉल्यूशन में क्या था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम बिना मिट्टी के पौधे को उगा सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम बिना मिट्टी के भी पौधे को उगा सकते हैं। ये क्या कहलाता है? हॉगलैंड सॉल्यूशन कहलाता है। और ये किस एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, मतलब कि वाटर में अगर हम प्लांट को उगा रहे हैं तो ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। वाटर में क्या करना? प्लांट को उगाना, वाटर में प्लांट को उगाना, बिना मिट्टी के ही वाटर में ही प्लांट को हम क्या करा रहे हैं? उगा रहे हैं, पानी में। लेकिन सिर्फ पानी नहीं, उसमें जो जो मिनरल न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, उस पौधे को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, मिनरल्स की, उन सभी मिनरल्स को हम उतने ही मात्रा में डालेंगे जितनी उस पौधे को आवश्यकता है। तो यही एक्सपेरिमेंट हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है ना। हमने हमारे कोर्स में वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा भी है, ठीक है। चलो, तो हाइड्रोपोनिक्स में आ जाएगा आपका हॉगलैंड सॉल्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, सैंड कल्चर नहीं आएगा, फील्ड ट्रायल नहीं आएगा, पॉट कल्चर भी नहीं आएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? इन हाइड्रोपोनिक्स प्लांट्स आर ग्रोन इन, हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को किस माध्यम में उगाया जाता है? अभी जस्ट देखे, पानी में, है ना। और पानी के साथ साथ न्यूट्रिशन होना चाहिए, तो भाई स्टेराइल सॉइल बिल्कुल नहीं, मिट्टी में तो उगाना ही नहीं है ना, ठीक है। और सैंड, रेती की तो बात ही नहीं की है हम लोग, हवा की तो बात ही नहीं की है। देखो जहां जहां पर भी ना ओनली ओनली लिखा है वो तो पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में आप देखना अधिकतर टाइम क्या होता है, ओनली वाले सेंटेंस अधिकतर टाइम गलत होते हैं, क्योंकि ओनली जैसा कुछ नहीं है ना, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, है ना, ठीक। तो देखो यहां पर वाटर विथ न्यूट्रिएंट्स इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट को पानी में उगाया जाता है और उस पानी में उतने ही न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जितने की उस प्लांट को आवश्यकता है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को ही इसलिए किया गया है कि किसी प्लांट को किन किन चीजों की आवश्यकता कितनी मात्रा में होती है, ठीक है। भाई किसी प्लांट को हम पानी में उगा रहे हैं और उसमें उतना ही न्यूट्रिएंट डालेंगे जितना कि उस प्लांट को आवश्यकता है, तो पता चल जाएगा ना कितना न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, है ना। तो किसी प्लांट को किसी न्यूट्रिएंट की कितनी आवश्यकता है, इसको पता करने के लिए ही हम लोग हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप लगाते हैं, मतलब पानी में हम लोग क्या करते हैं? पौधे को उगाते हैं, ठीक है। चलो,
अगर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, वो अभी जो कॉन्सेप्ट शुरू में बताया हूं वो अभी इधर काम आएगा। ओके, देखो, विच इज द मोस्ट रिलायबल मेथड टू प्रूव इसेंशियलिटी ऑफ अ मिनरल एलिमेंट। ठीक है, किसी खनिज तत्व की अनिवार्यता सिद्ध करने की सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है? तो ये है आपका सॉल्यूशन कल्चर, जिसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, सॉइल एनालिसिस नहीं, क्योंकि भाई हमको ये बताना है कि पौधे में किन किन चीजों की आवश्यकता है, एकदम ज्यादा जरूरी चीज कौन कौन से हैं उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल की एनालिसिस करते हैं। क्या नहीं, सॉइल का एनालिसिस क्यों करेंगे भाई? पौधे में किन चीजों की आवश्यकता है, सॉइल का एनालिसिस करके क्या करेंगे? पौधे का एनालिसिस करेंगे ना, है ना। लीफ एनालिसिस नहीं आएगा, फील्ड ऑब्जर्वेशन भी नहीं आएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन कल्चर किया जाता है ताकि उसमें मतलब हम किसी पौधे को किसी सॉल्यूशन में उगा रहे हैं तो उस सॉल्यूशन में किन किन चीजों को डाल रहे हैं ताकि वो पौधा बहुत अच्छे से खिल रहे। अगर उस पौधे में कुछ बीमारी आ रही है तो पता करेंगे कि क्या सॉल्यूशन ऐसा है या क्या एलिमेंट ऐसा है जिसको हम उस सॉल्यूशन में नहीं डाले हैं, और उस एलिमेंट को डालने से क्या होता है ना। तो ये चीज हम पता करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में कि किसी पौधे को कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता है है ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहां पर टिक लगा देता हूं मैं, ये रहा। ठीक है, पिछले में लगा। अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट। निम्न में से कौन सा तत्व की अनिवार्यता का मानदंड नहीं है? मतलब कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है ये जो ये नहीं बताता कि किसी एलिमेंट की आवश्यकता पौधों में कितनी है। ठीक है, जैसे कि रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब हमको ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी एलिमेंट की आवश्यकता होने के लिए, मतलब कोई एलिमेंट किसी प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से वो एलिमेंट उस प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया बोल रहा है रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल, बिल्कुल पौधे के लाइफ साइकिल के लिए वो एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होना ही चाहिए, तब वो इसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्व के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अच्छा हमको क्या पूछा है, ओके ओके, नॉट अ क्राइटेरिया, तो हमको कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये तो है ही। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, हमें गलत वाला पूछा जा रहा है। डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल किसी एलिमेंट का डायरेक्ट रोल होना चाहिए मेटाबॉलिज्म में, तब जाकर वो इसेंशियल एलिमेंट के अंतर्गत आएगा। फंक्शन रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, ये हमारा गलत सेंटेंस है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बताता हूं अभी। डेफिशिएंसी प्रिवेंटेबल ओनली बाय दैट एलिमेंट, बिल्कुल ये सेंटेंस सही है, लेकिन हमको गंदा गलत वर्ड गलत सेंटेंस पूछा गया था। ठीक है, पहला सेंटेंस यही बोल रहा है कि ऐसा एलिमेंट जो किसी पौधे के लाइफ साइकिल के लिए जरूरी है, तो बिल्कुल वो इसेंशियल एलिमेंट है। दूसरा सेंटेंस बोल रहा है डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म, मतलब कि चया उपापचय अभिक्रियाओं में या मेटाबॉलिज्म में उस एलिमेंट का अगर डायरेक्ट रोल है, मतलब कि क्या, वो इसेंशियल एलिमेंट के कैटेगरी में आएगा ही आएगा, तो दूसरा भी सही है। तीसरा बोल रहा है फंक्शन रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, मतलब कि कोई एलिमेंट है, उसकी प्लांट में आवश्यकता तो है, लेकिन अगर वो एलिमेंट नहीं है तो दूसरे एलिमेंट से भी हम उस एलिमेंट की पूर्ति कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। तो ये तो गलत है भाई, अगर कोई एलिमेंट है उसकी पूर्ति अगर दूसरे एलिमेंट से हो रहा है तो उस एलिमेंट का क्या ही वजूद है ना। तो ऐसा एलिमेंट जिसका इस प्लांट में जरूरत तो है और उस एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते, तभी वो हमारा इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा, मतलब आवश्यक तत्व की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्लांट में जरूरत तो है, लेकिन अगर वो एलिमेंट नहीं है तो दूसरे एलिमेंट को लाके हम उसकी जरूरत को पूर्ति करते हैं, तो वो रिप्लेस हो गया ना। तो एलिमेंट रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। तो हमारा तीसरा सेंटेंस गलत है। चौथा बोल रहे डेफिशिएंसी प्रिवेंटेबल ओनली बाय दैट एलिमेंट, मतलब कि कोई एलिमेंट जिसकी कमी हो रही है पौधे में, तो उसकी कमी को सिर्फ वही एलिमेंट पूर्ति करेगा, तब जाकर वो इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई दूसरा एलिमेंट पूर्ति कर रहा है, मतलब कि वो इसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक एलिमेंट, आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, मतलब उसकी पूर्ति को कोई दूसरा पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है जी, चलो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड इन हायर प्लांट्स। ठीक है, उच्चतर पौधों में, हायर प्लांट्स में, जैसे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में
कुल कितने आवश्यक खनिज तत्व माने जाते हैं? हमने अभी बात किया था 17। टोटल 17 इसेंशियल एलिमेंट्स है जिनकी आवश्यकता पौधों में होती ही होती है। ठीक है, 17 इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें कि आपके 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और 8 आपके मैक्रो में आ जाते हैं। सॉरी, 9 मैक्रो और 8 माइक्रो। ठीक है, और मैक्रो की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कौन कौन से आ जाते हैं? कौन सा पीके का मग, कौन सा पीके का मग, गिन लो, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Zn से Mn से लेकर Zn तक। ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट नहीं आएगा, निकिल, कॉपर, जिंक, है ना, और आपका फिर आ जाएगा क्या? मोबाइल चार्ज, मोलिब्डेनम, बोरॉन एंड क्लोरीन। ठीक है, गिन लो, 9 सॉरी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। टोटल 9 और 8 मिलाकर 17 एलिमेंट्स जो कि इसेंशियल एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ट्रिक याद रखो, कभी नहीं भूलोगे जीवन में। ठीक है, ओके, देखो, सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन कंसंट्रेशन मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट या ड्राई मैटर आर कॉल्ड। ये तो हम लोग पढ़े हैं, जिन तत्वों की आवश्यकता 10 मिलीमोल पर केजी सूखे भार से या ड्राई वेट से अधिक होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो मोर देन 10 मतलब कि ये मैक्रो के अंतर्गत आ जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और यहां पर लेस देन 10 की बात करते हैं तो ये माइक्रो हो जाएगा, मोर देन 10 की बात करते हैं तो मैक्रो हो जाएगा। ठीक है, 10 से ज्यादा मैक्रो, 10 से कम माइक्रो, याद रखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हाँ ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं? तो मैक्रो में हमने क्या देखा था? मैक्रो में कौन सा पीके का मग, ठीक है, कौन सा पीके का मग। अब हमको पूछा गया है इनमें से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। देख लेते हैं भाई, जिंक है क्या? ये तो माइक्रो में आता है, नहीं होगा। कॉपर, ये तो माइक्रो भी नहीं है। अच्छा, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, हाँ ठीक है, ये नहीं आएगा, ये हमारे मैक्रो में ये भी नहीं आएगा, कैल्शियम भी नहीं आएगा, मोलिब्डेनम नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कैल्शियम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों कैल्शियम? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम है ना। कौन सा पीके का मग, कैल्शियम वहां पर है, तो मतलब कि कैल्शियम हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। ठीक है, कैल्शियम हमारा मैक्रो में आता है, मोलिब्डेनम तो हमारे माइक्रो में आता है, जिंक भी माइक्रो में आता है, और आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, हाँ ये भी हमारे माइक्रो में आता है। ठीक है, तो ये और ये माइक्रो में आता है, ये भी माइक्रो में आता है, लेकिन ये किस में आता है? मैक्रो में आता है कैल्शियम। ट्रिक याद रखोगे, कभी गलत नहीं करोगे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर 8th की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें? 8th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो की बात करें तो वही हम लोग को लिख लेना है Mn से लेकर पूरे Zn तक, मतलब कि मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट नहीं आएगा, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, मैग्नीज, आयरन, निकिल, कॉपर, जिंक, उसके बाद आपके मोबाइल, मोलिब्डेनम, बोरान और फिर क्लोरीन चार्ज, मोबाइल चार्ज। ठीक है, तो अब देख लो भाई, इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो क्या नाइट्रोजन है? क्या नहीं। ठीक है, क्या फास्फोरस है? क्या नहीं। क्या पोटेशियम है? क्या पोटेशियम इसमें नहीं है। ठीक है, क्या बोरॉन है? बिल्कुल, बोरॉन इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट। यहां पर देख लो भाई, बोरॉन। ठीक है, ये रहा, है ना। चलो आगे बढ़े, एक एक क्वेश्चन आपके ट्रिक से याद हो रहे, ट्रिक से बन रहे। ठीक, 9th क्वेश्चन, नाइट्रोजन इन प्लांट इज मेनली अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ। पौधों में नाइट्रोजन मुख्य रूप से किसका घटक है? किसका घटक है? स्टार्च एंड सेल्यूलोज का? नहीं, स्टार्च और सेल्यूलोज में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का घटक है क्या? हमारा नाइट्रोजन, है ना। और क्यूटीन और सुबेरिन में नहीं आएगा, वैक्स में भी नहीं आएगा। प्रोटीन में कैसे? हमको पता है प्रोटीन किससे बना होता है, हमको पता है प्रोटीन किससे बना होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड से, मैनी अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और अमीनो एसिड का एक घटक होता है, हमने देखा था अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं
कार्बन एक तरफ रहेगा, एक तरफ रहता है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक तरफ रहता है HN2 अमीनो ग्रुप, और इधर रहेगा COOH, और इधर रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर R ग्रुप रहेगा। हर एक अमीनो एसिड में यही R ग्रुप चेंज होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आया, इसका मतलब क्या, हर एक अमीनो एसिड में नाइट्रोजन रहेगा ही रहेगा, और क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, मतलब प्रोटीन में नाइट्रोजन है। और न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, DNA, और किसको बोलते हैं, RNA। डीएनए और आरएनए को बोलते हैं, और डीएनए आरएनए किससे मिलकर बना रहता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, है ना। किससे मिलकर बना रहता है डीएनए आरएनए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना रहता है। और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती है, एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, एक होता है पेंटोज शुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजिनस बेस में हमको पता है भाई, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन, और प्यूरिन में हमको पता है एडिनिन, और प्यूरिन में एक और होता है गुएनिन होता है। फिर पिरिमिडीन में क्या होता है आपके, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होता है। तो भाई ये जो एडिनिन और गुआनिन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर नाम में ही दिया गया ना, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस मतलब क्या, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। तो हमको पता चल गया न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन रहता है। अर्थात क्वेश्चन हमें यही पूछा गया है, नाइट्रोजन प्लांट में मेनली क्या पूछा, नाइट्रोजन इन प्लांट इज मेनली अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन प्लांट में, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है। चलो भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, फास्फोरस इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, फास्फोरस किसका आवश्यक घटक है, क्या क्लोरोफिल का है, नहीं, क्या एटीपी और न्यूक्लिक एसिड का है, बिल्कुल। एटीपी में नाम से ही दिख रहा है हमको, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भाई फॉस्फेट का मतलब क्या, फास्फोरस, है ना। कैरोटीनोइड्स नहीं, और लिग्निन नहीं आएगा। एटीपी हमको पता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट आया, फास्फोरस। और दूसरा न्यूक्लिक एसिड में भी हमने देखा था क्या, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए, और डीएनए आरएनए किसका मिलकर बना होता है, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए हमारा मिलकर बना होता है किससे, ये बना रहता है आपके न्यूक्लियोटाइड से। हर एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है, वही डीएनए और आरएनए बनाते हैं, ठीक है। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें अभी हमने देखा था, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पेंटोज शुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। तो ये फॉस्फेट ग्रुप, फास्फोरस प्रेजेंट हुआ ना, ठीक है। तो एटीपी और न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है हमारा क्या, फास्फोरस। ओके, चलो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं, पोटेशियम प्लेज अ मेजर रोल इन, पोटेशियम मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में भूमिका निभाता है, ये के की बात कर रहे हैं, पोटेशियम। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल में पोटेशियम का मुख्य भूमिका निभाता है पोटेशियम, ठीक है। हमने कोर्स में इसकी बात अच्छे से किए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल नहीं आएगा, ठीक है। क्या ये क्लोरोफिल का एलिमेंट है या उसका तत्व है, नहीं। स्टोमेटल ओपनिंग एंड एंजाइम एक्टिवेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा। क्यों होगा बताता हूँ, सेल वॉल फॉर्मेशन में पोटेशियम नहीं आएगा, यहाँ पर आपके कैल्शियम वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में भी नहीं आएगा, यहाँ पर तो आयरन, कॉपर, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कैसे ये हेल्प करते हैं, तो पोटेशियम मैलेट की हमने बात किया था हमारे थ्योरी वाले लेक्चर्स में। पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम क्या करता है, मैलेट के साथ जुड़कर पोटेशियम मैलेट बनाता है, और वो गार्ड सेल के अंदर चले जाता है ताकि गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बढ़ा सके, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल को बढ़ा सके। और जैसे ही सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है या ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है, पानी की कमी होती है और पानी अंदर से बाहर जाता है, सॉरी बाहर से अंदर जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल फूल जाते हैं, और गार्ड सेल के स्वेल होने की वजह से स्टोमेटा ऐसे से ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। क्लोज रहता है वो ओपन हो जाता है। तो क्या करता है पोटेशियम, गार्ड सेल को ओपन कराने में हेल्प करता है, मतलब स्टोमेटा को ओपन करा रहा है, गार्ड सेल को स्वेल करवा देता है पोटेशियम मैलेट के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, आई होप आप सभी को ये चीजें पता होंगी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम 12th की बात करते हैं, मैग्नीशियम इज डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर, मैग्नीशियम सीधे किसके लिए आवश्यक है, सिंथेसिस ऑफ क्यूटिकल नहीं आएगा, सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ लिग्निन नहीं आएगा, सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज नहीं आएगा। क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम होता है क्या, हमारा मैग्नीशियम, Mg याद रखेंगे। क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Mg एकदम सेंटर में पाया जाता है,
ठीक है, याद रख लेंगे क्लोरोफिल मैग्नीशियम। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सल्फर डेफिशिएंसी फर्स्ट अपीयर इन, सल्फर डेफिशिएंसी फर्स्ट अपीयर इन, क्या ये सल्फर की डेफिशिएंसी सबसे पहले किसमें देखा जाता है? ओल्ड लीफ में देखा, यंगर लीफ में देखा जाएगा। ठीक है, ओके। हमने देखा था, एक देखा था हमने क्या, मोबाइल एलिमेंट, क्या देखा था? मोबाइल एलिमेंट। और एक देखा था क्या, हमने देखा था क्या, इमोबाइल एलिमेंट। ठीक, मोबाइल एलिमेंट में हमने क्या याद किया था? एनपीके एमजीएस। क्या याद किया था? एन क्या याद किया था? एनपीके एमजीएस, एनपीके एमजीएस। और इमोबाइल एलिमेंट में हमने याद किया था कैल्शियम, और सल्फर भी यहां पर है। ठीक है, देखो मोबाइल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं जो कि पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में मूव कर सकते हैं, इनको क्या कहा जाता है? मोबाइल एलिमेंट कहा जाता है। और इमोबाइल ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जो कि पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में ट्रांसफर या मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई मोबाइल एलिमेंट पुरानी से नई पत्तियों में जा सकते हैं, मतलब उनकी कमी कहां पर पहले दिखाई देंगी? पुरानी पत्तियों में। और इमोबाइल एलिमेंट पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में नहीं जा सकते, इसलिए उनकी कमी कहां पर दिखाई देंगी? नई पत्तियों में। तो यहां पर कैल्शियम और सल्फर जो है नई पत्तियों में नहीं जा सकते, इसलिए उनकी कमी नई पत्तियों में दिखाई दिखाई देगी। ठीक है, तो वही पूछा गया है हमें, सल्फर की कमी सबसे पहले किस अंग में दिखाई देती है? यंगर लीव्स में दिखाई देती है। अब आप बोलोगे सर आपने तो उधर भी लिखे हैं, है ना, मोबाइल एलिमेंट में भी सल्फर का नाम लिखे हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे सल्फर जो है इमोबाइल एलिमेंट है, लेकिन वो मोबाइल एलिमेंट में भी आता है। मोबाइल एलिमेंट के अंतर भी आएगा अंतर्गत, और इमोबाइल एलिमेंट के अंतर्गत भी आता है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सल्फर डेफिशिएंसी या सल्फर की कमी सबसे पहले किसमें दिखता है, और अब अगर आपको दिया गया यंगर लीफ या नई पत्तियां, तो आपको यंगर लीफ को ही लगाना है, क्योंकि ये इमोबाइल एलिमेंट के अंतर्गत ज्यादा आता है, मोबाइल एलिमेंट के अंतर्गत कम आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर दिया है ऑप्शन में यंगर लीफ नई पत्तियां, तो आपको यही टिक लगाना है। और अगर ओल्डर लीफ दिया गया है, यंगर लीफ नहीं दिया गया है, तो डेफिनेटली ओल्डर लीफ को आपको आंसर करना है। मतलब दोनों दिया गया है तो यंगर लीफ, और फिर ओल्डर दिया है तो ओल्डर। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, आयरन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ, लौह किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, इनडायरेक्टली सेल्यूलोज, पैक्टिन या क्यूटिन? तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में आयरन की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा ही डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर आयरन भी रहते हैं, आयरन भी इस तरीके से ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो आयरन जो है इनडायरेक्टली क्लोरोफिल के सिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, मैग्नीज मेनली फंक्शन इन, मैग्नीज और कॉपर। ठीक है, मैग्नीज मुख्यतः किस प्रक्रिया में कार्य करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, या वाटर स्प्लिटिंग इन फोटोसिस्टम 2? तो ये फोटोसिस्टम 2 में वाटर के स्प्लिटिंग में हेल्प करता है। फोटोसिस्टम 2 आपको पता होगा, एक होता है PS1 और एक होता है PS2। ठीक है, ये होता है, तो हमको पता है कि PS2 में बेसिकली होता क्या है? H2O। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 में H2O जो है, 2H2O जो है स्प्लिट होता है आपके 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस आपके 2O2 में क्या होता है, और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है इन्वायरमेंट में, यही ऑक्सीजन को हम सांस के तौर पर लेते हैं। ठीक है, तो वाटर स्प्लिट हुआ 4 हाइड्रोजन आयन 4 इलेक्ट्रॉन में, और आपके 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस स्प्लिटिंग में कौन कौन मदद करते हैं? ये जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, वाटर का टूटना, इसमें मदद करते हैं आपके कौन कौन से? मैग्नीज, Mn और कॉपर। ठीक है, मैग्नीज और कॉपर याद रखेंगे, Mn एंड MnCu, ये दोनों इस प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, याद रखेंगे। तो वाटर की स्प्लिटिंग में ये मदद करते हैं कौन? हमारे मैग्नीज, वाटर की स्प्लिटिंग में मदद करते हैं हमारे मैग्नीज एलिमेंट। ठीक है, चलो ये पूरा प्लांट के अंदर हो रहा है, हमारे अंदर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, पूरा प्लांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मोलिब्डेनम इज अ कंपोनेंट ऑफ विच एंजाइम? मोलिब्डेनम
किस एंजाइम का एक घटक है? तो मोलिब्डेनम आपके नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम का घटक है, याद रखेंगे। रूबिस्को नहीं आएगा, कैटलेज नहीं आएगा, पेरोक्सीडेज नहीं आएगा। मोलिब्डेनम Mn याद रखना, M के बाद क्या आता है? N आता है, तो मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज, ये दोनों एंजाइम ना नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, है ना? ये दोनों एंजाइम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो उन दोनों एंजाइम के घटक या कंपोनेंट कौन है? मोलिब्डेनम है। ठीक है, चलो भाई साहब। जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विच प्लांट हार्मोन? जिंक किस पादप हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ठीक है, तो इथिलीन नहीं आएगा, ऑक्सिन इसका आंसर है, याद रखेंगे। साइटोकाइनिन नहीं आएगा और एब्सिसिक एसिड भी नहीं आएगा। ऑक्सिन, या आपको पूछा जा सकता है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, आल्सो अ टाइप ऑफ ऑक्सीन, याद रखेंगे। इंडोल एसिटिक एसिड बोला मतलब वो ऑक्सीन का ही एक टाइप है, ठीक है ना? तो दोनों पूछ सकता है, ऑक्सीन भी पूछ सकता है और आपके IAA इंडोल एसिटिक एसिड भी पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडोल एसिटिक एसिड। ये इंडोल एसिटिक एसिड आपके एक टाइप के ऑक्सीन ही है, और इस ऑक्सीन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक और तत्व कौन सा है? आपका जिंक, याद रखेंगे। जिंक कौन है? जिंक, ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, बोरॉन डेफिशिएंसी इन प्लांट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, पौधों में बोरॉन की कमी से आमतौर पर किससे जुड़ी होती है? ठीक है, पौधों में बोरॉन की कमी आमतौर पर किससे जुड़ी होती है? क्या पुअर सीड जर्मिनेशन? नहीं। डेथ ऑफ शूट एपेक्स एंड पुअर पॉलन ट्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना? क्या लिखा है? एक्सेसिव टिलरिंग नहीं आएगा इसका आंसर, और एंथोसायनिन एक्यूमुलेशन भी नहीं आएगा। देखो, बोरॉन की कमी की वजह से पौधों में क्या होता है पता है? बोरॉन की कमी अगर पौधों में हो जाती है तो इसकी वजह से शूट एपेक्स, मतलब कि शूट मतलब क्या? ये है मिट्टी, सॉइल, और इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर पौधा बना देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम यहाँ पर ऐसे पौधा बना देते हैं, ये पौधा, ठीक है, ये पौधा, ठीक, ये पौधा है हमारा, ठीक। अब इस पौधे के नीचे, मिट्टी के नीचे क्या रहता है? मिट्टी के नीचे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ब्राउन कलर ये रहेगा, कौन सा है ब्राउन कलर? यहाँ पर ब्राउन कलर, ठीक है, ये ब्राउन कलर। अब इधर मैं क्या बना दिया, ये ऐसे, उतना अच्छा ब्राउन कलर नहीं है, थोड़ा अच्छा वाला ब्राउन कलर लेते हैं, ठीक है। चलो, थोड़ा-सा और ब्राइट ब्राउन, ठीक। ये हमारा, ये ये क्या हो रहा है भाई? चलो ठीक है, मैं दूसरे कलर में बना देता हूँ, गड़बड़ हो रहा है बार-बार, ठीक है। चलो इस कलर में, ये हमारा क्या है? ब्राउन कलर है, मतलब रूट है ये, ठीक। ये क्या है? रूट है। मिट्टी के नीचे रूट, मिट्टी के ऊपर शूट, इतनी बात तो आपको पता है, मिट्टी के ऊपर शूट है। तो इस शूट वाले पोर्शन में, ये जो शूट का जो टिप पोर्शन रहता है, ये शूट एपेक्स, ये क्या है? शूट एपेक्स। क्या है ये? शूट एपेक्स। इस शूट एपेक्स में जो कोशिकाएं रहती है, उनकी डेथ हो जाती है, किसकी वजह से? बोरॉन की कमी की वजह से, और साथ ही साथ पुअर पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, मतलब कि पराग नली, किसके जर्मिनेशन? पराग, ठीक है, पराग नली, पराग नली के जर्मिनेशन या पराग नली के ग्रोथ में बाधा आ जाती है। पराग नली अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, किसकी कमी की वजह से? बोरॉन की कमी की वजह से, ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरोसिस रिफर्स टू, क्लोरोसिस किसे कहा जाता है? डेथ ऑफ टिश्यू। डेथ ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहा जाता है। येलोविंग ऑफ लीफ ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। पत्तियों का पीला पड़ जाना क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। क्या? पत्तियों, ठीक है, पत्तियों, मेरा हिंदी खतरनाक है, पीला पड़ जाना, पत्तियों का पीला पड़ जाना क्या कहलाता है? क्लोरोसिस कहलाता है। क्यों?
लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी की वजह से पत्तियां क्या पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। पर्पल कलरेशन ऑफ लीफ, नहीं, पत्तियों का पर्पल कलर हो जाना नहीं आएगा। ब्राउन, क्या लिखा है, ब्राउनिंग ऑफ लीफ मार्जिन, ये भी नहीं आएगा इसका, ठीक है। क्लोरोसिस मतलब पत्तियों का पीला पड़ जाना ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, नेक्रोसिस की विशेषता क्या है, येलोविंग ऑफ लीफ, येलोविंग ऑफ लीफ तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, पत्तियों का पीला पड़ जाना। इस कलर को मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। पत्तियों का पीला पड़ जाना क्या होता है, पत्तियों का पीला पड़ जाना तो हमने अभी देखा था, क्या होता है, ये तो हमारा क्लोरोसिस होता है, क्या होता है, क्लोरोसिस होता है, ठीक है। डेथ ऑफ टिश्यू स्पेशली लीफ टिप एंड मार्जिन, यही आंसर हो जाएगा भाई साहब। टिश्यू की मृत्यु होना कहां कहां पर, स्पेशली पत्तियों के टिप्स पर, पत्तियों का जो टिप होता है, जैसे कि ये है एक पत्ती, तो ये आई ग्रीन कलर का बनाते हैं भाई, ठीक, ये मान के चलो एक पत्ती है, बढ़िया सा सुंदर सा। अब ये जो पत्ती का जो टिप है ना, यहां पर क्या हो जाता है, टिश्यू की डेथ हो जाती है, मतलब पत्तियां ना कुछ इस तरीके से यहां से ऐसे मिट के कुछ इस तरीके से होने लग जाते हैं, ऐसे, ये ऐसे हो जाने लग जाते हैं, ठीक है। और पत्तियों के जो मार्जिन्स है उनमें भी ना थोड़े-थोड़े क्या होने लग जाते हैं, ऐसे, इनमें भी थोड़े-थोड़े कुछ-कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है। तो पत्तियों के जो मार्जिन्स हैं वो भी ऐसे होने लग जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है? डेथ हो रहा है ना पत्तियों के मार्जिन्स का या टिश्यूज़ का, ठीक है? तो ये क्या है? नेक्रोसिस कहलाता है। एक्सेसिव रूट हेयर फॉर्मेशन नहीं आएगा और एब्नॉर्मल फ्लावरिंग नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 21st की, इंटरविनल क्लोरोसिस ऑफ यंग लीव्स इज अ टिपिकल डेफिशिएंसी सिम्पटम्स ऑफ, ठीक है। यहां पर पूछा जा रहा है हमको, युवा पत्तियों की शिराओं के बीच क्लोरोसिस किस तत्व की कमी की का लक्षण है, बताओ। युवा पत्तियों की शिराओं के बीच क्लोरोसिस किस तत्व की कमी का लक्षण है, हमें पूछा जा रहा है, बता दो इसका आंसर। युवा पत्तियों में, युवा पत्तियों की शिराओं के बीच क्लोरोसिस किस तत्व की कमी की वजह से होता है, तो ये आयरन की कमी की वजह से होता है, याद रखेंगे। पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर नहीं आएगा, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 22, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट लीड्स टू डाई बैक ऑफ शूट एंड कर्लिंग ऑफ यंग लीव्स, किस तत्व की कमी से शीर्ष सूखना, शीर्ष सूखना मतलब क्या, ये है ये पत्ती और इसके शीर्ष सूखने लग जाते हैं। और युवा पत्तियों का मुड़ना मतलब पत्तियां कुछ इस तरीके, जैसे ये युवा पत्ती है, अब ये मुड़कर कैसे हो जाएंगी, ऐसे, ऐसे हो जाएंगे, है ना। युवा पत्तियों का मुड़ना ये किसकी वजह से होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की वजह से नहीं होता, बोरॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बोरॉन की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, टॉक्सिसिटी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स commonly cause brown spots surrounded क्लोरोटिक वेन इन लीव्स, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की विषाक्तता पत्तियों में क्लोरोसिस युक्त शिराओं से घिरे हुए धब्बे बनाती है, इसका आंसर मैग्नीज हो जाएगा। पूछा यह जा रहा है कि किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी कॉमनली ब्राउन स्पॉट कॉज करता है, जो कि क्लोरोटिक वेन द्वारा सराउंड रहता है पत्तियों में। ब्राउन स्पॉट होने का कारण क्या है पत्तियों में, ये पूछा जा रहा है। ब्राउन ब्राउन के धब्बे आ जाते हैं पत्तियों में, किसकी वजह से, मैग्नीज की कमी की वजह से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट बिकम टॉक्सिक द रेंज इज कॉल्ड, जब आवश्यक तत्व की सांद्रता विषाक्तता हो जाता है, मतलब कि आवश्यक तत्व की जो सांद्रता है वो नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाती है, तो उस सीमा को क्या कहा जाता है, उस सीमा को डेफिशिएंसी। भाई यहां पर तो ऊपर हो रहा है ना, हाई हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है। कमी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, लेकिन यहां पर तो हाई की बात की जा रही थी, ये नहीं आएगा। सफिशिएंसी रेंज नहीं, सफिशिएंसी मतलब जितने की आवश्यकता है उतना है वहां पर, तो ये सफिशिएंसी। टॉक्सिक रेंज कहलाएगा ये, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, कोई चीज आप एकदम ज्यादा ही खा ले रहे हो,
तो आपकी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक होगा ना, ठीक है? तो ये टॉक्सिक रेंज कहलाता है अगर किसी चीज़ की मतलब किसी चीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट बिकम टॉक्सिक, द रेंज इज कॉल्ड। अगर किसी एलिमेंट की मात्रा कंसंट्रेशन प्लांट में ज्यादा हो जाता है तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 25th की, एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ। मैग्नीज की अधिकता किस तत्वों की कमी उत्पन्न करता है? तो मैग्नीज की अधिकता जो है, प्लांट में जब मैग्नीज ज्यादा हो जाता है तो वो किन किन एलिमेंट्स की कमी करवा सकता है? प्लांट्स में अगर मैग्नीज की अधिकता ज्यादा हो जाती है तो वो किन किन चीजों की कमी करवा देता है? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, या बोरॉन, क्लोरीन, निकल। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, जब भी पौधों में मैग्नीज की मात्रा बढ़ जा रही है, जब भी पौधों में मैग्नीज की मात्रा बढ़ जा रही है तो मतलब कि किन की कमी हो जाएगी? इन तीनों एलिमेंट्स की कमी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ओके, आयरन, मैग्नीज एंड कैल्शियम की कमी हो जाएगी अगर मैग्नीज की मात्रा ज्यादा हुई पौधों में। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन इनटू रूट कॉर्टेक्स थ्रू सेल वॉल एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस इज कॉल्ड। मिट्टी से जड़ों तक खनिज आयनों का कोशिका भित्ति और अंतर कोशिकीय स्थानों के माध्यम से संचलन क्या कहलाता है? दो पाथवे होता है मिट्टी से किसी भी इसेंशियल एलिमेंट्स का या आवश्यक तत्वों का मिट्टी से जड़ तक पहुंचना और जड़ के भी पेरी साइकिल तक पहुंचना। किस पाथवे से? दो पाथों से, दो पाथवे से, एक एपोप्लास्टिक और एक सिम्प्लास्टिक। हमने पढ़ा है थ्योरी में, एक एपोप्लास्टिक पाथवे और एक सिम्प्लास्टिक पाथवे। अगर कोई एलिमेंट कोशिका के सेल वॉल या कोशिका भित्ति से होकर गुजर रहा है तो उस पाथवे को एपोप्लास्टिक बोलते हैं, और अगर वो हर एक कोशिका को क्रॉस करके प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्रॉस कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बना दूं, है ना, बढ़िया सा, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, यही वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ बढ़िया सा डायग्राम, कलर ये रख देते हैं, ठीक है, ये व्हाइट कलर, ठीक, ये एक कोशिका, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं अलग अलग करते जाता हूँ, ये दूसरा कोशिका, ठीक है जी, ये तीसरा कोशिका, है ना, और एक और बनाते हैं, ये चौथा कोशिका, ठीक है। अब ये तो सेल वॉल हो गया, ठीक है, यहाँ से मैं एक और बना देता हूँ। देखो आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। इसको आगे ले देते हैं, एक कोशिका ये हुआ, ये दूसरा कोशिका, ये तीसरा कोशिका, आजा भाई, ठीक है, और ये रहा हमारा चौथा कोशिका, ठीक है, ये रहा। अब ये 4 कोशिकाएँ हैं, इन 4 कोशिकाओं के बीच-बीच में क्या रहता है? प्लाज्मोडेस्माटा रहता है। क्या रहता है बीच-बीच में? प्लाज्मोडेस्माटा रहता है। तो उन प्लाज्मोडेस्माटा को मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, ठीक है? ये रहा ऐसे, ये रहा प्लाज्मोडेस्माटा। वैसे इतना दूर-दूर नहीं रहेगा कोशिका, थोड़ा दूर-दूर बन गया है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? ये हमारा क्या रहेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा मतलब क्या? एक कोशिका से दूसरे कोशिका में चीज़ों का आदान-प्रदान यहाँ से हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? एक कोशिका से दूसरे कोशिका में चीज़ों का आदान-प्रदान प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। अब अगर चीज़ें, कोई भी चीज़, कोई भी मिनरल एलिमेंट्स यहाँ से जा रहा है, थोड़ा इसको पतला करते हैं, है ना? अगर कोई एलिमेंट यहाँ से इस तरीके से एक सेल वॉल के थ्रू आगे बढ़ रहा है, सेल वॉल के थ्रू आगे बढ़ रहा है, सेल वॉल के थ्रू आगे बढ़ रहा है, तो ये कौन-सा पाथवे है? ये कौन-सा पाथवे है? एपोप्लास्टिक। और यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, कुछ और तत्व होता है जिसे हम लोग कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है? कैम्बियम की लेयर होती है, जो क्या करती है? सेल वॉल को भी रोक देती है। तो उस केस में ना ये एपोप्लास्टिक पाथवे अंदर चले जाते हैं और फिर यहाँ से ऐसे ये इस तरीके से। तो एपोप्लास्टिक पाथवे मतलब क्या? सेल वॉल को होते हुए क्रॉस होना। और सिम्प्लास्टिक पाथवे कैसे होगा? सिम्प्लास्टिक पाथवे इस तरीके से, ये सेल मेम्ब्रेन को अंदर जाएगा और क्लोरोसिस नहीं, साइक्लोसिस के थ्रू ये साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करेगा, फिर साइटोप्लाज्म,
फिर प्लाज्मोडेस्माटा, ऐसे करके अगर इस पाथवे को जो क्रॉस कर रहा है, मतलब इस पाथवे से अगर एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है। पिंक कलर में सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है, सिम्प्लास्टिक पाथवे। और यहाँ पर ब्लू कलर में कौन सा पाथवे है, ये एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे। मतलब सेल वॉल को क्रॉस करते हुए जा रहा है तो एपोप्लास्टिक पाथवे, सेल के अंदर इंटर करते हुए जा रहा है तो वो सिम्प्लास्टिक पाथवे। लेकिन एपोप्लास्टिक पाथवे वाले एलिमेंट्स सेल के अंदर भी इंटर कर सकते हैं सिम्प्लास्टिक को। कब? जब कैम्बियम की लेयर आ जाती है। यहाँ पर एक कैम्बियम की लेयर होती है जो सेल वॉल को भी ब्लॉक कर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर बना दूं कैम्बियम की लेयर, तो इस तरीके से ये कैम्बियम आ जाता है और ये सेल वॉल को भी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इस वजह से ना एपोप्लास्टिक पाथवे के जो एलिमेंट्स है वो सिम्प्लास्टिक को फॉलो करने लग जाते हैं जब कैम्बियम की लेयर आती है तो, ठीक है। ये रहा कैम्बियम, ठीक है, ये रहा कैम्बियम। सेल वॉल को भी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। कैम्बियम, है ना, ये रहा। तो ये रहा 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एपोप्लास्टिक पाथवे। पूछा यही गया था ना हमको कि भाई क्या पूछा गया था, सेल वॉल को क्रॉस करते हुए अगर कोई एलिमेंट अंदर जा रहा है, रूट के अंदर जा रहा है सॉइल से, तो ये एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मिनरल आयन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब भी जस्ट इसका आंसर देखे हैं, एपोप्लास्टिक मतलब कि सेल वॉल को क्रॉस करके। लेकिन अगर सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस कर रहा है, पिंक कलर में यहां पर हमने बनाया था, देखो ये देखो, सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस कर रहे हैं, तो कौन सा पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है। कौन सा पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे। डिफ्यूजन थ्रू क्यूटिकल नहीं होगा, मास फ्लो भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं, आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है किसी ना किसी बायोलॉजी के एग्जाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे, चाहे आप बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर वैसे मैंने लिख दिया है कि जो एमसीक्यू सीरीज है वो पीजीटी बायोलॉजी वालों के लिए है, पीजी सेट के लिए है, सीएसआर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सब के लिए है, और दूसरे भी और बायोलॉजी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो मेनली फोकस तो हमारा पीजीटी बायोलॉजी है और सीजी सेट है ना, ठीक? देखो, एंट्री ऑफ मोस्ट मिनरल आयंस इनटू रूट सेल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर बाय, अधिकांश खनिज आयनों का प्लाज्मा झिल्ली के पार जड़ कोशिकाओं या रूट सेल्स में प्रवेश किससे होता है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं। सिंपल डिफ्यूजन मतलब एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो भाई हमने देखा था रूट में जब चीजें क्रॉस हो रही थी तो वहां पर एनर्जी लग रहा था, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये भी वही है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है जो बिना एनर्जी के चीजों को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाती है, और वो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन मतलब क्या, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग कैरियर्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग कैरियर मतलब क्या, यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी का यूज करते हुए सॉइल से बहुत सारे एलिमेंट्स रूट में जाते हैं। लेकिन पानी क्या करता है पता है, मास फ्लो के तौर पे, नदी के तौर पे फ्लो होके जाता है, और उसके साथ कुछ एलिमेंट्स भी चले जाते हैं, ठीक है। हमने सारी चीजें थ्योरी में पढ़ा है ना। चलो, बल्क फ्लो थ्योरी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। चलो, मतलब वो आंसर इसका नहीं होगा। मास फ्लो, बल्क फ्लो वही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट टेक्स प्लेस मेनली थ्रू, तो पौधों में खनिज पोषकों का दीर्घ दूरी परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो हमने पढ़ा था जाइलम के थ्रू किसका किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू, और फ्लोएम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के थ्रू
आपके फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो फ्लोएम के थ्रू फूड और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ना? याद रखेंगे। तो हमको पूछा जा रहा है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, याद रखेंगे। ठीक है? फ से फ्लोएम, फ से फूड। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि 30 क्वेश्चन करेंगे आज, है ना? तो सॉइल सॉल्यूशन मेनली कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स इन व्हिच फॉर्म? ठीक है? मिट्टी के विलयन में पोषक तत्व मुख्यतः किस रूप में उपस्थित होते हैं? पूछा जा रहा है कि हमारी मिट्टी में जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो किस रूप में उपस्थित होते हैं? किस रूप में? आयंस के फॉर्म पे। सॉलिड क्रिस्टल्स नहीं, सॉलिड क्रिस्टल्स रहेंगे। सॉलिड क्रिस्टल्स मतलब क्या? ठोस कणों के तौर पर। तो अगर सॉलिड क्रिस्टल्स रहेंगे तो हम तो मिट्टी को ऐसे छान के अलग कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को, लेकिन उस फॉर्म पे नहीं होता वो। ठीक है? गैसियस फॉर्म पे भी नहीं होता, डिसॉल्व्ड आयंस के फॉर्म पे होता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं मिट्टी में, घुली हुई आयंस के फॉर्म पे प्रेजेंट रहता है। ओके? ऑर्गेनिक मैक्रोमोलेक्यूल्स भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है? तो अभी हम 30 क्वेश्चन में रोकते हैं। 20 क्वेश्चन आपको अगली कक्षा में कल शाम के, आप लोग कमेंट करके बताओ, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कितने बजे आपको लाइव देखना है? आप कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे। मैं उसी समय वैसे मैं टेलीग्राम में इन्फॉर्म करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन्फॉर्म करूँगा आप लोगों को कितने बजे लाइव आना है यूट्यूब में। 20 क्वेश्चन बचा है इसी चैप्टर का। उसके बाद हर रोज़ हम क्या करेंगे, एक-एक चैप्टर लेंगे और उसके पहले 30 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन। आप कमेंट करके भी बताओ मुझे किस प्रकार के वीडियोज़ किस एग्ज़ाम के लिए, किस टॉपिक में चाहिए, आप कमेंट करके बताओ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की। ठीक है? चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप सभी देखो, इधर आगे भी क्वेश्चंस है वैसे, है ना? ये रहा 30, ये इधर 31, फिर 32, ये तो 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइव आकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप बस टाइम बता देना, ठीक है? और जो-जो देखो, ये जितने भी सारे चीज़ें हम लोग पढ़े हैं अभी, लगभग 1 घंटा हो गया होगा आई थिंक, 1 घंटे से ज़्यादा, पता नहीं, टाइम तो पता नहीं चल रहा है ना? तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ा है, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में जाकर हमारे पीजीटी बायोलॉजी और सीजी सेट के कोर्स में पढ़ाया गया है। तो आप इस ऑफर को मिस ना करना। 31 दिसंबर 2025 तक इस कोर्स की प्राइस मात्र आपको ₹2500 में मिल रहा है। सीजी सेट और पीजीटी बायोलॉजी दोनों आपको 2500 रुपए में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में ₹1000 में मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? लेकिन सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज़ करेंगे तो ये आपको ₹1500 में मिलेगा। अब बोलेंगे सर ₹1500 इतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज का प्राइस, आप एक बार टेस्ट सीरीज जॉइन करके देखो। 5000 क्वेश्चन विथ आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन पीडीएफ फॉर्म पे भी आपको मिलेगा। बेस्ट। और ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन लगाए आंसर, मतलब आपको प्रॉपर रिजल्ट भी शो होगा, आपको आपका रैंक भी शो होगा, आपको कई टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आप टेस्ट दिला सकते हैं, प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, हर एक चीज़ रहेगा, ठीक है? तो ये जल्दी से जॉइन कर लो, नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करें, मैसेज करें, डायरेक्ट मेरे पास ही मैसेज आएगा, मेरे पास ही कॉल आएगा, मैं ही सारा कुछ हैंडल करता हूँ, है ना? ठीक है? तो इस नंबर पर आप जल्दी से मैसेज कर लें, अगर कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, कोई दिक्कत, दुःख, दर्द, समस्या, परेशानी है, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप मैसेज, ओके? चलो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद, इतनी देर तक अगर आपने पूरा लास्ट तक वीडियो देखा है तो बहुत-बहुत शुक्रिया। और मिलेंगे कल हम लोग लाइव शाम के 7, 8, 9 किसी भी समय आ सकते हैं। आप बस कमेंट कर दो आपको किस समय लाइव देखना है, लाइव जॉइन होना है, ताकि बड़ी संख्या में आप आ पाओ और हम बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया।